गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन ये पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि हमने बताया था आपको कि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मतलब जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है दूसरे फॉर्म में। तो मान लो कि बॉडी है, मास M1 इवन वेलोसिटी से चल रही है और यहां एक बॉडी है M2 जो रेस्ट में रुकी। ये बॉडी आगे इससे कोलाइड की, टकराई, और ये भी हमने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जब कोलाइड होने के बाद दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती है, यानी दोनों मिलकर एक बॉडी हो जाती है। अब मान लो जब एक बॉडी हो गई तो एक वेलोसिटी से चलेगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मान लो v है। ये आपका है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। ये तो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम means momentum before collision equals momentum after collision। पहले मोमेंटम क्या था? M1 U1 प्लस 0, इसकी वेलोसिटी 0। बाद में मोमेंटम हो जाएगा, दोनों बॉडी एक हो गई तो M1 प्लस M2 इंटू V। अब कॉमन वेलोसिटी V है, दो टकराई, एक दूसरे से कोलाइड हो गई। अब मान लो दोनों चल रही V वेलोसिटी से, तो यहां से हम V निकाल सकते हैं। M1 by M1 plus M2 into U1। यहां से हम वेलोसिटीज की कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इस चीज तो हमने शुरू बताया था, जब दो बॉडी मूव करती हुई एक दूसरे से कोलाइड होने के बाद आपस में चिपक जाती है तो इस प्रकार के कोलिजन को कहा जाता है इनइलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने कोलिजन के पहले, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना? हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस 0। दूसरे में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, 0, यानी ये काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ M1 U1 स्क्वायर। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन
देखते हैं कि एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं। K2 हाफ M1 प्लस M2 20 है, क्योंकि दोनों बॉडी एक साथ मिलकर चल रही है। तो मास हो गया M1 प्लस M2, वेलोसिटी हो गया v स्क्वायर। अब अगर इसमें डिवाइड कर दो, K1 बाई K2 डिवाइड करें, ये है हाफ M1 U1 स्क्वायर बाई हाफ M1 प्लस M2 इंटू v स्क्वायर। हाफ कैंसिल, M1 U1 स्क्वायर M1 प्लस M2 इंटू v स्क्वायर। व्हाट इज v? ये इसका स्क्वायर, तो आएगा M1 बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू U1 स्क्वायर। U1 स्क्वायर कट जाएगा, तो अगर आप देखो यहां M1 स्क्वायर है, यहां M1 कटेगा एक, यहां M1 प्लस M2 है, यहां M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये भी कटेगा, तो ये बचेगा ही M1 प्लस M2 बाई M1। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो, बैठा रहे इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे उसमें आपको पता है M1 प्लस M2 बाई M1 इज ग्रेटर देन 1। मैथमेटिक्स ऊपर दो मास का सम है, नीचे एक है, उसी में से ये नंबर एक से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ, यही बराबर है किसके? K1 बाई K2 इज ग्रेटर देन 1, यानी K1 इज ग्रेटर देन K2, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले, और टकराने के बाद एनर्जी कम होगी। मतलब in an elastic collision, energy of kinetic energy is not conserved. Yes, कुछ एनर्जी टकराने में लॉस हो जाती है। तो ये आपका था इनइलास्टिक कोलिजन। एक ही पढ़ना है आपने। इलास्टिक कोलिजन पढ़ा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, और इनइलास्टिक कोलिजन में 2 डायमेंशन नहीं आपके सिलेबस में। ये आपका कोलिजन एक टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आते हैं, ये आपका था। अब इसमें चैप्टर में एक टॉपिक और बचती है, जिसे अभी हम नहीं पढ़े, पावर। व्हाट इज पावर? पावर किससे कहेंगे? छोटी सी टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई एजेंट जिस रेट से वर्क करता है
उसी को कहा जाता है पावर। उसका पावर क्या है? मान लो एक व्यक्ति है, वो 1 सेकंड में 10 जूल वर्क करता है। दूसरा व्यक्ति है 1 सेकंड में 15 जूल वर्क करता है। तो 1 सेकंड में ज्यादा ये कर रहा है, इसका मतलब दूसरे वाले का पावर ज्यादा है। एक ही वर्क को अलग अलग लोग अलग अलग टाइम में समाप्त करते हैं। जो बहुत जल्दी समाप्त कर देता है उसी वर्क का, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। और जो टाइम ज्यादा लेता है उसी वर्क को कम समाप्त करने में या करने में, तो इसका मतलब उसका पावर कम है। यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो ऐसे लिख सकते हैं, पावर P इक्वल्स W बाई T। बट हमने तो पढ़ा है W इक्वल्स F डॉट S। तो पावर को भी लिखा जा सकता है F डॉट S बाई T। और आपको ये भी पता है S डॉट S बाई T डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी। ऐसे भी लिख सकते हो पावर को, ऐसे F डॉट P फोर्स डॉट वेलोसिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो F P cos theta। Theta is the angle between applied force and velocity of the body, direction of the velocity of the body। मान लो कि जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, इफ F and V both are in same direction, then means theta equals 0, तो P इक्वल्स एफ बी cos 0, और cos 0 होता है 1, तब लिखा जाएगा P इक्वल्स एफ बी। या F को लिखा जाएगा P बाई बी एट कांस्टेंट पावर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जैसे मान लो कोई इंजन है, उसका पावर फिक्स है, और उस इंजन से ज्यादा फोर्स हमको लेना है, तो ज्यादा फोर्स लेना है तो उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। नहीं समझे? जैसे मोटरसाइकिल है, उसमें इंजन लगा है, पावर फिक्स है कि चलो भाई आप 5 पावर का इंजन लगा, आप उसको प्लेन सड़क पर चला रहे हो, 100 की स्पीड में जा रहे हो, और मान लो कहीं कहीं एक आध ढलाना चढ़ाना भी है, चढ़ना ऊपर ढलान पे, तो क्या उसी स्पीड से चढ़ जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब ऐसे चढ़ने के लिए इंजन को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज्यादा तब लगाएगा इंजन जब उसकी वेलोसिटी आप कम कर दो, स्पीड कम कर दे। जैसे मान लो कोई ट्रक, बस, कोई चीज गाड़ी रुकी, जब वो चलना स्टार्ट करती है उस समय फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जस्ट द पॉइंट ऑफ मोशन, तो उस समय इंजन को सबसे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा फोर्स तब लगा पाएगा जब स्टार्ट करो, तब उसकी वेलोसिटी कम हो। इसीलिए हर एक गाड़ी को चलाते समय उसको पहले लो गियर में डालते हैं, फर्स्ट गियर में, लोएस्ट स्पीड। जब वो चलने लगती है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। फिर स्टार्टिंग में उसको चलाने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, और फोर्स ज्यादा चाहिए तो आपको वेलोसिटी कम करना पड़ेगा। ओके, यूनिट के बारे में आपको पता ही है, W/T जूल पर सेकेंड है, इसी को कहा जाता है वाट। वाट कहते हैं, किलोवाट में भी लिखा जाता है वाट। ऐसे एक जो
बहुत चर्चित मात्रक है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये आपके इसकी यूनिट है। ओके, इतना याद रखेंगे। थैंक यू।